नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान। आज हम डिस्कस कर लेते हैं लेसन नंबर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को हिंदी में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि एनवायरनमेंट जो होता है वो नेचुरल और मैन मेड दो तरह का होता है। ठीक है, इसमें हम स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स जो कि ह्यूमन एनवायरनमेंट के होते हैं रिलेटेड टू सेटलमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इसको डिस्कस करेंगे। तो सेटलमेंट की हम सबसे पहले बात करते हैं। सेटलमेंट क्या होता है? तो क्लस्टर और ग्रुप ऑफ हाउसेस होता है। सेटलमेंट जो है वो प्राइमरी रेजिडेंस होता है ह्यूमन सोसाइटी का। अगर हम बात करें एंशियंट टाइम्स की, तो उस टाइम जो ह्यूमन बीइंग था वो लीड करता था एक फूड गैदरर की लाइफ। वो मूव करता रहता था प्लेस टू प्लेस फूड की सर्च में, और उसके पास कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था। वो एक नोमैडिक लाइफ जीता था। ठीक है, और कम्प्लीटली वो डिपेंडेंट था अपनी जो बेसिक नीड्स थी, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, उसके लिए एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है, और उसकी जो सेटलमेंट होती थी वो टेम्परेरी होती थी। उसके बाद पोस्ट स्टोन एज आई, तो ह्यूमन बीइंग ने सीख लिया एग्रीकल्चर और फार्मिंग का आर्ट, और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट ऑफ सेटल्ड लाइफ जो था वो आने लगा। ठीक है, तो शेल्टर जो बनते थे वो नियर द एरियाज़ बनते थे जहाँ पर कल्टीवेशन जो थी और कल्टीवेशन हो सकती थी, वहीं पे वो टेम्परेरी अपना स्टे करता था। और जो सेटलमेंट थी, मतलब जो हाउसेज वो बनाता था वो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज़ से बनाता था और उसको कवर करता था लीव्स से। ठीक है, आगे हम बात करें आफ्टर स्टोन एज क्या हुआ। तो सेटलमेंट जो थी वो पहले आफ्टर स्टोन एज जो थी वो सीजनली थी। ह्यूमन बीइंग क्या करता था, सेटलमेंट्स को सीजन्स के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता था। जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस होती थी उसी तरह से वो अपनी सेटलमेंट्स बना लेता था। सर्दियाँ होंगी तो गर्म इलाकों में चला जाएगा, गर्मियाँ होंगी तो सर्दियों वाले इलाकों में चला जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें, पहले तो ये पिक्चर देखिए। देखो जो व्हील था वो किस तरह से डेवलप हुआ। देखो पहले तो उसने क्या किया होगा, ह्यूमन बीइंग ने एक रोलर लिया होगा, लकड़ी का ठेला लिया होगा, उसके ऊपर कोई चीज़ रखी होगी, फिर उसको घुमा मतलब पुश किया होगा या पुल किया होगा अपनी उन चीज़ों को ढोने के लिए। लेकिन उसने यहाँ पर उसको अच्छा नहीं लगा होगा, ये खिसकता रहा होगा, और फिर उसने सोचा होगा कि मैं कोई ऐसी चीज़ बनाता हूँ जिसके ऊपर ये जो मेरा सामान है वो टिक जाए। तो उसने स्लेज बनाई होगी, इसके ऊपर सामान रखा, जब उसने खींचा होगा तो उसकी बहुत एनर्जी लगी होगी, और एनर्जी लगने से के बाद उसने सोचा होगा कि क्यों ना मैं इस स्लेज को रोलर के ऊपर रख दूं और फिर इसको पुल करूं, तो दोबारा से ये खिसकता रहा होगा, ये स्लेज खिसक रही होगी। तो उसने क्या किया, इस स्लेज को फंसाने के लिए यहाँ पर कुछ मार्क किया, यहाँ से कुछ एडजस्ट करने के लिए उसने इसको काटा होगा, बनाया होगा। लेकिन फिर भी इतना इफेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि ये बीच वाला पोर्शन उसका जो है वो ज़मीन के साथ ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगी उसकी। तो आगे चल के उसने क्या किया, ये बीच वाला पोर्शन जो था इसको निकाल दिया और साइड में टायर टाइप रहने दिए और बीच में ये एक्सल टाइप रहने दिया। ठीक है, लेकिन ये भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, क्योंकि ये पूरा ये साथ वाला भी घूमता रहा होगा इसके साथ, तो ये स्लेज जो थी फिर भी अच्छे से नहीं टिक पाई होगी। फिर उसने क्या किया, उसने एक्सल यूज़ किया। ठीक है, उसने व्हील बनाया, उसके बीच में यहाँ पर एक्सल बनाया। ठीक है, एक्सल हम आज भी अपनी गाड़ियों में एक्सल यूज़ करते हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो गई है, मेटल हम यूज़ करते हैं, बाकी एक्सल है। तो इस तरह से ये जो व्हील है वो डेवलप हुआ। अब बात करते हैं, यहाँ पर आ जाइए। तो डिस्कवरी ऑफ फायर हुई, आयरन हुई और व्हील की हुई। तो ये इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे सिविलाइजेशन की तरफ। ठीक है, अब टूल जो थे वो ज़्यादा अच्छे बनने लग पड़े और फार्मर्स जो थे उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। और कल्टीवेशन होता कहाँ था, मोस्टली रिवर बैंक्स के ऊपर होता था, रिवर वैलीज जो होती थी, जैसे कि नाइल होगी, हमारी इंडस होगी। ठीक है, यहाँ पर। और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने नई नई टेक्निक्स, नए नए वेज खोज लिए फार्मिंग के, और ये जो था स्टार्टिंग थी सेटल्ड लाइफ की। क्योंकि जैसे ही क्रॉप आपने देखा होगा, अभी हमने मक्की बीजी है, कितना टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। आपने यहाँ पर पहले बीजा उसको, फिर उसके बाद उसकी निराई पुताई जो जो भी करते हैं वो सारा सब कुछ किया होगा। पुताई नहीं करते हैं, पुताई वॉल्स के ऊपर करते हैं। ठीक है,
मतलब जो जो फसल का है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कांस्टेंट केयर चाहिए। तो इस वजह से ये उसको लगा कि मुझे एक जगह पर टिक कर रहना होगा, ठीक है। और साथ में उसको ये भी पता चल गया कि अब जो है उसे जगह जगह फूड के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या हुआ, उसने ये जो परमानेंट शेल्टर्स बनाए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू किया और क्लोथ्स फाइबर के उसने यूज़ करना शुरू किए। ये उसकी लाइफ के मतलब ह्यूमन लाइफ के इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ, एडवांसमेंट हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और ह्यूमन बीइंग ने अपने अकॉर्डिंग जो था अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। और जो ये सेटलमेंट्स थे, इन्होंने प्रोटेक्ट किया ह्यूमन बीइंग को टेम्परेचर से, विंड से, और भी बहुत हेल्पफुल रहा उसको उसको प्राइवेसी भी दी। इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का एक्सपेंशन हुआ, डोमेस्टिकेशन हुआ एनिमल्स का, और माइनिंग हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इससे क्या हुआ, एनवायरनमेंट अफेक्ट हुआ बुरी तरह से, ठीक है। जैसे जैसे टाउन्स ग्रो हुए, सिटीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इस वजह से हमारा जो ये ग्रीन बेल्ट एरिया था ये श्रिंक होने लगा, ठीक है, सिकुड़ने लगा। ये जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो कम होने लगे। पॉल्यूशन, जब हमने जो डिफेक्टिव मेथड्स प्लोइंग के लिए यूज़ किए उसकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ, और ये जो है एक बहुत बड़ा मैटर है हमारे लिए। आगे हम बात करते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट सेटलमेंट। सबसे पहला आता है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो देखो, अगर हम हिस्ट्री से गो थ्रू हों तो हमें पता चलेगा कि जो सिविलाइजेशंस थी वो नियर रिवर वैलीज डेवलप हुई, ठीक है। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है। देखो, जब भी कोई सिविलाइजेशन जो है डेवलप होती है तो वाटर जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है, रिसोर्स होता है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपके विलेज में अगर पानी ना हो तो क्या आप रहेंगे वहाँ पर? नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये सिविलाइजेशन की बात नहीं, अगर हम आज की बात करें तो आज भी वाटर जो है, विलेज जो हैं वहाँ पर वाटर, विलेज या टाउन्स जो भी, वाटर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और विलेज में इसका होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें डेजर्ट एरियाज़ की, तो वहाँ पर भी हाउसेस वहीं होते हैं जहाँ पर पानी का कोई सोर्स होता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सेटलमेंट्स वाटर सोर्सेज के अराउंड ग्रो करती हैं उनको बेड पॉइंट सेटलमेंट कहा जाता है। पार्ट डी में आपका एक क्वेश्चन है ये। बात करें हम रिलीफ फीचर्स की, तो रिलीफ फीचर से क्या समझ रहे हैं आप, मतलब कितना ईजी है रहना कहीं पर, ठीक है। तो देखो, रिलीफ फीचर जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट में। प्लेन्स जो हैं वहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस होती हैं सेटलमेंट्स के लिए, और क्योंकि वहाँ पर इजी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो जाता है, प्लेन्स में इजी मूवमेंट रहता है, और पीपल जो हैं वो इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ, हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द सिटीज़ जो हैं वो डेवलप हुई हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है। इन एरियाज़ में जो सेटलमेंट है बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही डेंस है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हाईलैंड्स की, या फिर जहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं पहुँच सकती है, इजी मूवमेंट नहीं होता है, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम है। इसका रिज़ल्ट ये है कि डिस्पर्स सेटलमेंट है, मतलब बहुत ही स्कैटर्ड है, बहुत दूर दूर है। अगर हम बात करें स्पेशल साइट्स की, तो कुछ एक साइट्स ऐसी होती हैं जो उनकी ब्यूटी के लिए जानी जाती हैं, कुछ खास चीज़ होती है, इनको हम बोलते हैं टूरिज़्म बेस्ड टाउन्स। ऐसी जो ब्यूटी बेस्ड या कुछ और इस तरह की कुछ स्पेशल फीचर होते हैं उनके लिए जो डेवलप होती हैं उनको टूरिज़्म बेस्ड टाउन्स बोलते हैं, और ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं लोगों को। अगर इंडिया में बात करें हम तो बहुत सी ऐसी टूरिस्ट बेस्ड साइट्स हैं या टाउन्स हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो चीज़ें आपने सारी पढ़ी, ये जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सेटलमेंट में। वाटर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ कल्चर, सोशल सेटअप, ये भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। चलते हैं आगे।
आगे बात करेंगे हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन है आपके पार्ट डी में ये भी। ट्रांसपोर्टेशन होता है मूवमेंट ऑफ पीपल, व्हीकल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्री हिस्टोरिक टाइम की तो लोग जो थे या तो फुट के ऊपर ट्रैवल करते थे या एक दूसरे के कंधे पे, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और जो भी गुड्स होती थी उनको कैरी करते थे वो अपने सिर के ऊपर या अपनी पीठ के ऊपर, जैसे कि आप अपर एरियाज़ में अभी भी देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, इन्वेंशन हो गया व्हील का और बुलॉक कार्ट, जैसे कि डोमेस्टिकेशन भी होना शुरू हो गया था, तो बुलॉक कार्ट्स बनी और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ जो थी वो भी रैपिडली ग्रो की। रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एक कंट्री की डेवलपमेंट में। एक कंट्री की पेस ऑफ डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करती है कि कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कैसी हैं। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अगर अच्छा होगा तो ये हेल्प करेगा पीपल को इजी मूवमेंट में एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने में, और ये सोशल डेवलपमेंट को भी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और इसका एक ग्रेट इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। जैसे कि हमें पता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो सिटीज़ और टाउन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है और पीपल को अपने जो भी सरप्लस प्रोडक्शन होती है, मतलब जो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जो प्रोडक्शन होती है उसको भी डिफरेंट मार्केट्स में भेजने में मदद करता है, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं आप अपनी पार्ट ई के क्वेश्चन में। और रीज़न ये भी है, किसी कंट्री की बैकवर्डनेस का रीज़न भी डेवलपमेंट रोड या ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है उसकी डेवलपमेंट होती है। जैसे कि हम बात करें जायरे बेसिन की, टुंड्रा रीजन की, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ जो हैं बहुत ही कम हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडो गंगेटिक प्लेन्स की जो कि इंडिया में है, या फिर हम बात करें इंडस्ट्रियल रीजन की जो यूरोप के इंडस्ट्रियल रीजन की, तो ये बहुत ही अच्छे से डेवलप हैं, कारण ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ही है। ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क जो है वो ओपन अप कर देता है रिमोट एरियाज़ को, और इनएक्सेसिबल एरियाज़ जो हैं उनको भी वर्ल्ड के साथ, ठीक है। बात करें हम आगे तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी ईजी हो जाता है। बात करें हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तो 5 मेन मोड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज और एयरवेज एंड पाइपलाइंस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रोडवेज के बारे में। तो रोडवेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी इनसे रूबरू हैं, आप जानते हैं इन सभी को। देखो ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं अगर आप शॉर्टर डिस्टेंस में ट्रैवल करना चाहते हैं या गुड्स को भेजना चाहते हैं। रोडवेज बहुत ही स्विफ्ट होते हैं, बहुत ही तेज़ होते हैं और एफिशिएंट होते हैं, और ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये पेरिशेबल आइटम, मतलब जो ख़राब होने वाली आइटम्स होती हैं जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनको भी डिस्टेंट मार्केट्स में बहुत ही स्पीडी मूवमेंट से भेजते हैं ये, ठीक है। उनकी स्पीडी मूवमेंट करवाते हैं रोड ट्रांसपोर्ट। बात करें हम इनकी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस की तो बहुत ही चीपर होते हैं अगर हम दूसरे मीन्स के साथ कंपेयर करें। हिली एरिया में जहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता रेलवेज़ या दूसरा कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पहुँचाना, वहाँ पर भी रोड पहुँच जाते हैं, ठीक है। और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये, दूसरे मीन्स जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, तो हिली एरियाज़ में वो नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ पर पहुँच जाती है। अगर एक रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है बहुत अच्छा डेवलप होगा तो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डिस्टेंसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। पीपल एक दूसरे के कल्चरल बैकग्राउंड को समझते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, उनके कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, तो बहुत सी डेवलपमेंट होती है। आगे हम बात करते हैं रेलवेज की, तो इसको लाइफ लाइन ऑफ अ कंट्री बोलते हैं, वर्चुअली बोलते हैं, वर्चुअली कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ अ कंट्री। और ये जो है हैवी जो गुड्स हैं और अगर ज़्यादा पैसेंजर आपने एक साथ भेजने हैं तो बहुत ही अच्छा मीन है ये ट्रांसपोर्ट का, रेलवेज, ठीक है। ये पीपल को
क्लोज़र लाता है और जो फारदेस्ट कॉर्नर्स हैं कंट्री के वहाँ तक भी पहुँच बना देता है ये लोगों की। और डिस्टेंसेस जो हैं, लंबे लंबे डिस्टेंसेस जो हैं, तो उनके लिए रोड वेज की अपेक्षा रेलवेज जो है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है और कम एक्सपेंसिव होता है। बात करें हम लार्जेस्ट रेलवे लाइन की, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवेज है ये, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक है रसिया में, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो पहले जो ट्रेन थी वो चलती थी कोल इंजन से, ठीक है। अब चलती हैं इलेक्ट्रिकल इंजन या डीजल इंजन से। इलेक्ट्रिफिकेशन से क्या हुआ है, पॉल्यूशन बहुत कम हुआ है और इसने हेल्प किया है। ये बहुत ही पावरफुल इंजन्स होते हैं और ये हेल्प करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लार्जर नंबर ऑफ पीपल जो हैं या पैसेंजर जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं ट्रेन्स में जब से इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। ये भी क्वेश्चन है आपके पार्ट ई में। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फास्ट मूविंग ट्रेन जो हैं जैसे कि राजधानी और शताब्दी, ये भी इंट्रोड्यूस हुई हैं, बहुत फास्ट चलती हैं ये। और लोकल मूवमेंट में भी अब रेलवेज़ का मतलब शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए भी रेलवेज़ अब यूज़ होने लगे हैं, जैसे कि मेट्रोज़ कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, इन सिटीज़ में बहुत ही पॉपुलर है। आगे हम बात करते हैं वाटरवेज़ की। तो वाटरवेज़ जो है चीपेस्ट मोड है हैवी गुड्स को ले जाने के लिए, और ये उन कंट्रीज़ में जो कि रिवर बैंक्स के ऊपर हैं वहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है ये। इन दिनों देखो लार्ज और मैकेनाइज्ड शिप्स जो हैं वेल इक्विप्ड हैं, जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ जिनमें सारी हैं वो चल पड़ी हैं, और इनमें हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स जो हैं एक साथ जा सकते हैं और बहुत बड़े अमाउंट में आप गुड्स को भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक सिटी से दूसरी सिटी तक ले जा सकते हैं, ठीक है। ये जो मैकेनाइज्ड शिप्स हैं इनको फ्लोटिंग टाउन्स के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हम एयरवेज़ की। एयरवेज़ जो है लेटेस्ट है, सबसे लास्ट में यही डेवलप हुआ और फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और रिलेटिवली बहुत एक्सपेंसिव है ये बाकी ट्रांसपोर्टेशन से। और ये ऐसी जगह पर जहाँ पर कि आप रोड नहीं बना सकते, रेलवे ट्रैक नहीं बना सकते, वहाँ तक पहुँच बना देता है ये। और ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसने वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम पाइपलाइंस की। तो पाइपलाइंस जो है रिसेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एयरवेज के भी बाद में आया है ये। इसमें क्या होता है, अब पाइप में तो आप खुद तो जाओगे नहीं ना, तो किसी व्यक्ति को, किसी आदमी को भेजोगे, ठीक है। इसमें क्या भेजते हैं, इसमें लिक्विड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है या फिर गैसेस को, जैसे कि मिनरल ऑयल हो गया, वाटर हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इनको, ठीक है। तो ये उसके लिए यूज़ होता है। आगे अगर हम बात करें HBJ, हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर, ये HBJ जो है इस गैस पाइपलाइन का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आगे हम बात करें, दिस नेचुरल गैस पाइपलाइन रन्स थ्रू 4 स्टेट्स, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। 4 स्टेट से ये गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। आगे हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना दूसरे लोगों के साथ, ठीक है, वही कम्युनिकेशन है। ये पर्सनल भी हो सकता है और मास लेवल का भी हो सकता है। मतलब आप जैसे कि आप मोबाइल पे बात करते हैं, किसी एक पर्सन के साथ बात करते हैं, लेकिन अगर आप टीवी पे बोल रहे हैं तो आपको पूरा वर्ल्ड सुनेगा, ठीक है, तो ये मास कम्युनिकेशन हो गया। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन नेटवर्क की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सचेंजिंग ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज़ में। ये हेल्प करता है नॉलेज और आइडियाज़ को एक्सचेंज करने में, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं किसी कंट्री की या वर्ल्ड की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ये सोशल रिलेशनशिप्स और यूनिटी बनाने में भी मदद करता है। और जैसे कि कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है, जैसे कि फ्लड आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, तो ये जो है इंस्टेंट कम्युनिकेशन, जैसे कि टीवी, रेडियो, इंटरनेट से एकदम से न्यूज़ जो है पूरे देश में पहुंच जाती है और लोग जो है आगे आते हैं सपोर्ट करने के लिए, जो कि पीड़ित होते हैं। आगे हम बात करें, ओल्डन टाइम्स में पीजेंट्स का यूज़ किया जाता था,
कबूतर को भेजा जाता था मैसेज लेके, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, पोस्ट, टेलीग्राफ, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, ये सारी चीज़ें डेवलप हो गई और आज सैटेलाइट जो है बहुत पावरफुल हो गया है। टेलीविज़न के ऊपर आप लाइव चीज़ों को देख लेते हैं। कंप्यूटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत थोड़ा बताया गया है, कंप्यूटर से आगे भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन है तो मैं डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर, बता देता हूँ आपको। कंप्यूटर ने रिवोल्यूशनाइज्ड किया है प्रोसेस को, कम्युनिकेशन की थ्रू ईमेल, इंटरनेट, सीडीज, पेन ड्राइव, लैपटॉप, इस तरह से। आज हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को घर में अपने बेड के ऊपर, अपने रूम में बैठ के, अपने कंप्यूटर के ऊपर पूरे वर्ल्ड की जो भी न्यूज़ होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था इस लेसन के बारे में। होपफुली आपको सारा ये समझ में आ गया होगा। हम अब डिस्कस कर लेते हैं पार्ट ए और बी को। तो पार्ट ए में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट को क्या रिप्रेजेंट करता है? सिटी। द अनइवन टेरेन ऑफ हाईलैंड एरियाज रिजल्ट्स इन डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन इज हेल्पफुल फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन of a place. Okay. Next is the floating towns are large mechanized ships. Next one is HPJ pipeline is natural gas pipeline. Then after we have question number B. Okay, part B we have question number 1 is road transport is used for shorter distances. Shorter. Next is blank are commonly used for transportation or liquid material, pipelines. Metro is available in large cities like Kolkata, Chennai, Delhi, anyone you can write. Okay. Nomads are completely dependent on the environment to satisfy their basic needs. Blank provide communication service even to the remote areas of a country. Airways. Oh, sorry, this is about communication. Telephone, you can say. Telephone. Blank provide communication service even to the remote areas of the country. TV and radio. TV and radio. Next we have part C. Write true or false for the following statements. Pipelines are the most important means for transporting solid goods. False. Liquid and gas they transport. Metro rails are the fastest and the most comfortable means of transport in metropolitan cities. True. Waterways are the cheapest mode of transport. True. In ancient times, cultivation was common in the hilly areas. False. In which areas? Plain areas, valley areas. Plains are the least favorable location for the establishment of compact settlement. Plains, not least. False. Okay, so this is all for the day. Part D and E we had already discussed. Thank you.